विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा ही हो रहा है। एक तरफ ईरान की सेना पे लगेगा बैन, तो वहीं दूसरी तरफ 3-1 मिसाइल यानी चीन सेकेंडों में तबाह होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है और इतनी तेजी से बदल रहा है जितना सोचा भी नहीं गया था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये देश ईरान, इस वक्त ये ईरान बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला देश बन गया है। 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई थी और इस क्रांति के बाद ये तय किया गया था कि ईरान के अंदर इस्लाम की स्थापना होकर रहेगी और इस्लाम पर ही काम चलेगा। और इसके लिए ईरान ने एक सेना का तैयारी किया, एक सेना को बनाया। शुरुआत में ये एक छोटा सा सेना था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा सेना बन गया। इस सेना का नाम दिया गया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सेना इतनी खास थी कि ईरान के इस स्पेशल फोर्स के पास अपनी जमीन है, अपनी नौसेना है और अपना एयर फोर्स भी है। कुल मिलाकर 1,90,000 लोग हैं जो ईरान की इस सेना में काम करते हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का अपना व्यापार भी है। डिफेंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कई सारी कंपनियां हैं। और आपको बता दें, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ईरान की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी करीब 1/3 के आसपास है। तो क्या ईरान की यही सेना है? आपको बता दें, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पैरा मिलिट्री विंग है। ईरान के अंदर आंतरिक सुरक्षा को संभालना यही इसका काम है। पर आजकल इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसने ईरान के अंदर धर्म को संभाले रखने का ठेका उठाया और धर्म को संभालने के पीछे इन्होंने बहुत कड़ाई अपनाई, जिसके वजह से प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, बवाल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि कुछ दिन पहले ईरान की सरकार में पूर्व मंत्री अली रेजा अकबरी को फांसी दे दी गई। ये जो अली रेजा था, इसे यूके की नागरिकता हासिल थी और कहा जाता है कि इसने ब्रिटेन की MI6 के साथ मिलकर ईरान की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी, जिसकी वजह से इसे फांसी दिया गया। पर अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। उसी वक्त ब्रिटेन ने कह दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और अब ये मामला यूरोप में उठ रहा है। यूरोपीय यूनियन से अब ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ईरान की इस सेना को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में शामिल करे। अब आप सोचेंगे, ईरान की ये सेना तो अपने देश के अंदर काम कर रही है, फिर इसे आतंकवादी लिस्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो आपको बता दें, ईरान की एक स्पेशल फोर्स है जिसका चर्चित शाखा है कुर्द फोर्स। कहा जाता है कि ये कुर्द फोर्स लेबनान के हिजबुल्ला, इराक के मिलिशिया और सीरिया में कई लड़ाकों को ट्रेनिंग देती है, पैसे देती है, हथियार देती है। और यही वजह है कि अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। वैसे इसका असर क्या होगा, तो आपको बता दें, ईरान के ऊपर पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। पर हाँ, ईरान के ऊपर एक बोझ जरूर आ जाएगा इस नए प्रतिबंध के बाद। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप, जापान, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने हिंसा छोड़ दिया, शांति का रास्ता अपना लिया और एडवांस हथियार बनाने वाली जापानी कंपनियों ने कार बनाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान को नंबर 1 बना दिया। लेकिन चीन से बढ़ते खतरों के बीच जब जापान ने एक बार फिर से सेना निर्माण का फैसला किया, तो अब वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो चीन का 10 साल के मेहनत को एक झटके में खत्म कर सकता है। जापान जिस तरीके से हथियार निर्माण में जुट गया है, उसे देखने के बाद चीन अब यही सोच रहा होगा कि उसने क्यों जापान को उकसाया। चीन के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? चीन के लिए सबसे ज्यादा मजबूत उसकी नौसेना है। नौसेना पर वो बहुत घमंड करता है, लेकिन क्या हो अगर उसकी नौसेना सेकेंडों में तबाह हो जाए। हालांकि जापान और अमेरिका के बीच
पीस ट्रीटी साइन है कि अगर जापान पे हमला होता है तो अमेरिका आएगा। पर पिछले महीने जापान ने कहा कि अमेरिका भले ही जापान की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन जापान खुद की सेना का निर्माण करेगा। और अब सामने आ गया है 3-in-1 मिसाइल, जहां जापान साल 2026 तक 1000 एडवांस क्रूज मिसाइलों की तैनाती करेगा। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 एडवांस क्रूज मिसाइल, इन सभी मिसाइलों को जापान चीन की दिशा के तरफ तैनात करेगा, यानी इनका मुंह चीन की तरफ होगा। जापान अभी कई तरह के मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और खुद के हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जापान को पीछे हटना नहीं पड़े और हारना न पड़े। सबसे पहले तो जापान ने दक्षिण पश्चिम द्वीप और क्यूशू पर इन मिसाइलों का बेस बनाने की योजना बनाई है। कहा जा रहा है ये जो द्वीप सारे देख रहे हैं छोटे बड़े, इनमें 1 साल से 2 साल के अंदर आपको इतने ज्यादा मिसाइल दिखेंगे जो काउंटर स्ट्राइक क्षमताओं वाले होंगे, यानी दोबारा हमला करने की क्षमता वाले होंगे। जापान जानता है कि इस वक्त उसकी स्थिति मजबूत नहीं है, पर ये कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि जापान की 3-in-1 मिसाइल ये सेकंड में तबाह करने की क्षमता रखेगी। जैसे कि एक तो ये पारंपरिक वॉरहेड से लैस होगी, दूसरी इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा, और तीसरे इसमें ऐसे वॉरहेड होंगे जो कई प्रकार के होंगे। मतलब एक साथ एक मिसाइल नहीं, कई तरह के मिसाइल को दागने की क्षमता रखेगा, तरह के वॉरहेड्स को दागने की क्षमता रखेगा ये मिसाइल। पहली क्षमता के मुताबिक मिसाइल ये समझ जाएगा कि दुश्मन की स्थिति कैसी है और एक हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे के साथ एक टोही वॉरहेड लॉन्च कर सकता है। इसके बाद दुश्मन के रडार और अन्य सेंसर को निष्क्रिय करने के लिए EW मिसाइल उसका पीछा करेगा, जिसके बाद पारंपरिक रूप से जो सशस्त्र मिसाइलें होंगी वो दुश्मनों पर हमला करेगी। ये मिसाइल एक साथ तीनों एक्शन को परफॉर्म करेगी। मतलब ये कि पहले टोही लो कहां पर है, उसके बाद दूसरी मिसाइल उसे निष्क्रिय करेगी और तीसरी मिसाइल विध्वंस फैलाएगी। एक साथ 3 वॉरहेड और 3 वॉरहेड में बचने के लिए बहुत कम मौका। सेकेंडों में तबाही का पूरा प्लान बना लिया है और खास तौर पर चीन की नौसेना को तबाह करने के लिए इसे जोर शोर से बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत और जापान रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। जापान अगर इस मिसाइल को बना रहा है तो ये भारत को भी मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।